दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आज हम डिस्कस करेंगे फिर आई हसीन दिलरुबा का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू। इससे पहले हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पे जाएं, हम इसका फर्स्ट पार्ट का एक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था तापसी पन्नू जो कि रानी का किरदार निभा रही हैं, कैसे वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती हैं अपने ही हस्बैंड ऋषु के कजन के साथ जो नील होता है। एंड देन हम देखते हैं कैसे नील उसको डंप करके चला जाता है और रानी बहुत अपसेट होकर अपने हस्बैंड से सब कुछ कन्फेस करती है और वो उसको माफ कर देता है। दोनों एक हैप्पीली मैरिड लाइफ आगे दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं कि नील की री एंट्री होती है और वो इस कपल को परेशान करने लगता है। एंड देन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलके इसको कैसे मार डालते हैं और इंस्पेक्टर किशोर से एस्केप करते हैं। इस मूवी का स्टार्टिंग सीन हम देखते हैं कि कैसे रानी भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार डालेगा। उसके बाद हमारे को 2 महीने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि रानी कैसे ज्वालापुर से आगरा आ चुकी है और उसका अपनी फैमिली मेंबर से कोई कांटेक्ट नहीं होता। वो पीजी में रह रही होती है और अपने ब्यूटी पार्लर का काम कर रही होती है। जिस पीजी में वो रह रही होती है वहाँ के मकान मालिकिन को एक कंपाउंडर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने आता होता है जिसका नाम अभिमन्यु होता है और वो मनीमन रानी को पसंद करता है। एक दिन वो देखता है कि रानी अपने मैनिक्विन्स पीजी पर ही भूल जाती है और वो उसके सैलून जाके उनको मैनिक्विन्स देता है। दरअसल मैनिक्विन देना तो बस एक बहाना होता है, उसे बस रानी से बातचीत करने का बहाना चाहिए था और वो उसके सैलून के बाहर ही वेट करता है। रानी जब शाम में अपना सैलून का काम खत्म करके बाहर निकलती है तो देखती है कि वो बारिश में उसका वेट कर रहा है, तो छाता लेकर उसके पास आती है और पूछती है कि आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। तब कंपाउंडर उससे कुछ जवाब नहीं देके सीधा ये बोलता है कि क्या आप मेरे साथ सिनेमा देखने चलोगी। रानी इस बात पे कुछ समझ नहीं पाती और जी करके रिएक्ट कर देती है जिससे अभिमन्यु हाँ समझ लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रानी के बगल से एक आदमी गुजरता है और वो समझ जाती है कि वह आदमी कौन है और उसके साथ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि आदमी कोई और नहीं पर ऋषु होता है। फिर यहाँ से हमारे को ऋषु की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है कि वो उसने इस टाइम पीरियड में क्या करा। वो बुडू ट्रैवलर्स के पास जाकर अपना बाहर जाने का जुगाड़ से बिठा रहा होता है जिससे वो और उसकी वाइफ बाहर जा सके और उनको छुप छुपा के ना रहना पड़े। अपने पासपोर्ट के लिए वो बहुत मेहनत कर चुका होता है और जब रानी और ऋषु मिलते हैं तो वो आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि हम कब खुल के आपस में रह पाएंगे, कब बिना सोचे समझे डरे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, कब पहले सब अच्छा होगा। फिर उन्हें दिखाई देता है कि कैसे ऋषु एक दिन मौका देख के रानी के पीछे जाता है जब वो अकेले होती है और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे होते हैं और बहुत टाइम बाद प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। रानी भूल ही जाती है कि वो फ्राइडे का दिन है जब उसको अभिमन्यु के साथ मूवी देखने जाना था रॉयल सिनेमा के पास और वहाँ पे अभिमन्यु 6 बजे से उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर अभिमन्यु बहाने से रानी के पीछे जाता है चेक करने के लिए कि वो क्यों नहीं आई टमाटर लेके, और रानी को जब उसको देख के याद आता है तो उससे काफी सॉरी बोलती है। अभिमन्यु से कुछ नहीं कहता और ये कहता है कि मैं अगले फ्राइडे आपका फिर से वेट करूंगा। अगले दिन रानी ऋषु से सब्जी मंडी में मिलती है और उसको बताती है कि ऐसे ऐसे कल अभिमन्यु आया था और मैं जाना भूल गई कि कोई चोर आके उतने टाइम पीरियड में उसका पर्स लेके भागने लगता है। ऋषु उसके पीछे भागता है कि इतने में पुलिस की वैन वहां आ जाती है और चोर पुलिस की वैन को देख के वहां से यू टर्न कर लेता है और ऋषु भी वहां से भाग जाता है क्योंकि वो पुलिस से छुप रहा होता है। हमें दिखाई देता है कि पुलिस की जो वैन से इंस्पेक्टर निकलता है वो कोई और नहीं डॉक्टर किशोर होता है जिसने कि इनका केस पहले हैंडल किया होता है। क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट में दिनेश पंडित की बुक पढ़ चुका होता है, उसे समझ आ गया होता है कि ऋषु और रानी कैसे भाग गए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सीन आगे प्रोग्रेस करता है। इंस्पेक्टर किशोर रानी का पर्स लेकर उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम लोग कैसे भागे थे क्योंकि मैंने तुम्हारी नॉवल वो पढ़ ली है और मैं सब जान चुका हूँ। किस्मत ने ये केस दोबारा खुलवाया है। ये सब सुनकर रानी बहुत घबरा जाती है और अगले दिन ऋषु को मिलकर सब कुछ बताती है, जिसे ऋषु से बहुत सतर्क रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब पुलिस की नजर उन पे
होगी और उनको एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। दोनों बिल्कुल मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी क्रिएट हो जाती है, जिसके वजह से रानी बहुत परेशान रहने लगती है। एक दिन उसको आगरा की कूड़े वाली गाड़ी के ऊपर एक शायरी लिखी हुई मिलती है, जिससे वो समझ आती है कि ये उसके लिए ऋषु ने मैसेज भिजवाया है। वो जाके पीसीओ में कॉल ट्राई करती है कि ऋषु का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अब हमारी दिक्कत परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, तो तुम थोड़ा संभल के रहना, हो सकता है कि पुलिस तुम्हारे को बुलाएगी। और जैसा ऋषु ने बताया होता है, अगले दिन रानी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर किशोर पूछते हैं रानी से कि तुम नैतिक वर्मा आदमी के नाम से इतनी बात क्यों करती हो, ये कौन है? जिस पे रानी बताती है कि वो नैतिक वर्मा को राहुल के नाम से जानती है और वो उससे जब बातचीत ज़्यादा बढ़ाने लगी थी तो उसकी वाइफ का कॉल आया था, जिसके बाद दोनों के अंदर बातचीत बंद हो गई थी। तो हम देखते हैं कि डीजीआई आता है और बोलता है कि मेरा नाम मृत्युंजय पासवान है और मैं नील का सगा चाचा हूँ। ऋषु से बोल देना कि उसके मोंटू चाचा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सब सुन के रानी बहुत घबरा जाती है और कहानी आगे बढ़ती है। हमें देखने को मिलता है कि कैसे ऋषु को ढूंढते ढूंढते पुलिस वाले गुड्डू ट्रैवल्स के यहाँ पहुंच जाते हैं। ये सब देख के ऋषु समझ आता है कि उनके सारे पैसे अब डूब चुके हैं और उनका पासपोर्ट भी जा चुका है और सारी उनकी प्लानिंग 2 महीने की खराब हो चुकी है। वो ये सब देख के सारी होप्स हार जाता है और रानी से बोलता है कि वो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, मैं सरेंडर कर देता हूँ। जिस पे रानी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, अभी भी एक आखिरी चांस है। अभिमन्यु मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं उससे शादी कर लूंगी, जिससे पुलिस वाले मेरे से अपना ध्यान हटा देंगे और ये केस ठंडा हो जाएगा और अपने आप शांत होकर बंद हो जाएगा। इस पे ऋषु बिल्कुल भी हामी नहीं बढ़ता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। रानी उसकी एक नहीं सुनती और अभिमन्यु से शादी कर लेती है। रानी अभिमन्यु से शादी तो जरूर करती है, लेकिन उसे शारीरिक संबंध बनाने में दूरी रखती है और उसे अपने पास नहीं आने देती। एक दिन नशे और फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके रानी अभिमन्यु को ऋषु बोल देती है, जिससे अभिमन्यु को समझ आ जाता है कि ऋषु भी जिंदा है। वो रानी से कहता है कि मुझे ऋषु से मिलना है और तीनों मिलते हैं। जब तीनों मिलते हैं तो अभिमन्यु बोलता है कि मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसकी खुशी के लिए मैं अपना प्यार कुर्बान भी कर सकता हूँ और मैं आप दोनों की मदद करूंगा। मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको बाहर भिजवा दूंगा और आपका पासपोर्ट वगैरह सब अरेंज करवा दूंगा। अभिमन्यु की बातों पर ऋषु को विश्वास तो नहीं होता, पर दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु ऋषु को अपने क्लिनिक में रहने के लिए कहता है, जहां वो सेफ रहेगा। हमें ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस वाले पूनम के पास पहुंचते हैं, जो एक अपाहिज लड़की होती है जिसके यहाँ पे ऋषु पहले रह रहा होता था। वो इतना ज्यादा ऋषु से प्यार करती होती है कि वो जब पुलिस पूछताछ करने आती है ऋषु के बारे में, झूठ बोल देती है कि वो ऋषु को नहीं जानती, लेकिन पुलिस वालों के पूछताछ करने के तरीके से वह समझ चुकी होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और क्योंकि वो ऋषु से इतना प्यार करती होती है, इसलिए वो ऋषु का पीछा करने लगती है और ऋषु का पीछा करते करते वो अभिमन्यु के क्लिनिक पहुंच जाती है और वहां उसे बताती है कि मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है, मैं पुलिस को बता दूंगी। वहां ऋषु उसको बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे बस 3 महीने दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक लड़का वो जाता है और पूछता है ऋषु से कि अभिमन्यु कहाँ है, जिसपे ऋषु जो है बोलता है कि तुम कौन हो, और वो लड़का उसे नहीं बताता। थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं अभिमन्यु ऋषु के लिए खाना लेकर आता है, तो वो पूछता है कि क्या यहाँ कोई आया था, जिस पे ऋषु मना कर देता है, लेकिन वो नीचे एक चप्पल के निशान और मिट्टी से समझ आता है कि यहाँ कौन आया था। फिर वो ऋषु को बताता है कि जो आया था वो ललन है, जिसने उससे जहरीला सांप मंगवा के अपने चाचा और उनकी पूरी फैमिली का मर्डर करवाया था, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में कर रखी थी। ये सब सुनकर ऋषु को लगता है कि अभिमन्यु बहुत ही खतरनाक आदमी है और रानी इसके साथ सेफ नहीं है, इसलिए वो उसको धक्का दे के वहां से भागने के लिए कोशिश करता है निकलने की। दोनों में लड़ाई हो जाती है। अभिमन्यु उसे लॉक करके वहां से भाग जाता है और रानी के साथ घूमने जाता है, उसे ये बोल के कि आप तो वैसे ही 1 महीने में चले जाओगे, तो एक आखिरी बारी मेरे साथ घूमने चलो। उसके बाद वो उसको अपने कबर्ड में भरी हुई दिनेश पंडित की सारी नॉवेल्स दिखाता है, जिससे रानी को समझ आता है कि ये भी बहुत बड़ा फैन है दिनेश पंडित का। और फिर अभिमन्यु रानी को सारी सच बात बताता है कि क्यों और कैसे उसने अपने चाचा का मर्डर करा और उनकी फैमिली का। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखता है
कि पुलिस वाले रानी से पूछते हैं कि तुम तो यहाँ हो, तो तुम्हारा पति अभिमन्यु किसको मार डालेगा? वो कहती है ऋषु को। फिर पुलिस वाले बहुत खुश हो जाते हैं सोच के, क्योंकि यहाँ पे रानी खुद ही अपने मुंह से सारी सच बात बता रही होती है कि ऋषु जिंदा है। तो उनको पता लगता है कि अब केस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि रानी अपने मुंह से हर एक बात सच बताने लगी है डर से। वो रानी के साथ अभिमन्यु के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। इतने में पुलिस वालों को कॉल आता है कि आगरा में 2 डेड बॉडीज मिली हैं और उन्हें लगता है कि वो अभिमन्यु और ऋषु की ही होगी। जब वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो डेड बॉडी अभिमन्यु और पूनम की होती है, जिसका मतलब ऋषु एस्केप कर गया था फिर से। इसलिए वो लोग रानी को अपने कब्जे में रख के 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये बात मीडिया की खबरों में जैसे ही सुर्खियां बटोरेगी तो ऋषु सामने आएगा। और ऐसा ही होता है, ऋषु सामने आता है और एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो बोलता है कि 3 दिन के अंदर मैं रेलवे ब्रिज पे आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है सरेंडर करने की कि रानी खुद सामने से मेरे पास सेफली चलती हुए आनी चाहिए। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि रेलवे ब्रिज के नीचे जमुना नदी है जिसमें मगरमच्छ है, तो ये दोनों वहाँ से कहीं भाग ही नहीं सकते। ये वहाँ पे सिक्योरिटी काफी टाइट कर देते हैं और रानी को वहाँ लेके जाते हैं। जब उन्हें ऋषु दिखता है वो रानी को रिलीज करते हैं, रानी उसके पास चलते हुए जाती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जहाँ हमें दिखता है कि पुलिस वाला आगे बढ़ता ही चला जाता है इन दोनों की तरफ। इंस्पेक्टर किशोर और डीजीआई दोनों के रोकने पे वो पुलिस वाला नहीं रुकता। थोड़ी दूर पहुंचने पे हमें दिखता है कि वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर अभिमन्यु ही पुलिस वाले की वर्दी में होते हैं और ऋषु से लड़ाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको रानी चाहिए होती है। रानी के पीछे इन तीनों की लड़ाई बहुत ज्यादा जोर से बढ़ जाती है, जिससे ये लोग पानी में गिर जाते हैं। इनके पानी में गिरने के बाद पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, तीनों इनको नहीं मिलते। फिर डीजीआई एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जहां वो बताते हैं कि उनको कैसे चकमा दिया गया है, और वो फुटेजेस दिखाते हैं कि कैसे अभिमन्यु के घर के सामने पहले रानी और अभिमन्यु अंदर घुसते हैं एंड उसके बाद एक आदमी घुसता है। फिर रानी उसी रात वहां से भागते हुए पुलिस स्टेशन आती है और थोड़ी देर बाद देखने मिलता है कि ऋषु और अभिमन्यु वहां से निकलते हैं, जिसका मतलब ये तीनों की मिलीभगत होती है पुलिस से एस्केप करने की, क्योंकि तीनों को ही पुलिस से छुटकारा चाहिए होता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते रखना पड़ता है और तीनों इस चीज से छुटकारा चाहते थे। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि सीनियर इंस्पेक्टर डीजीआई को केस क्लोज करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से केस में कुछ रह नहीं गया और तीनों की बॉडी मगरमच्छ ने खा ली है, वो वहां से कैसे बचे ये सोचने में कुछ नहीं रखा था। फिर हमारे को 6 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि रानी और अभिमन्यु हिमाचल में साथ रह रहे होते हैं और रानी फ्लैशबैक में याद करती है कि कैसे ऋषु को मगरमच्छ ने खा लिया था, जो उसने उसका लास्ट विजुअल रिकॉल किया था कि वो मगरमच्छ के पास जा रहा है। थोड़े टाइम बाद हमारे को दिखाया जाता है कि रानी एक नोटबुक पढ़ रही होती है और यहीं पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां उसे ऋषु की शायरी मिलती है, जो वो समझ आती है कि ऋषु ने ही भेजी है, क्योंकि वो पहले भी उससे वैसे ही कांटेक्ट करता था और उसे मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाता है उसके घर के। वो वहां जाती है और ऋषु उसको सब सच बताता है कि कैसे अभिमन्यु ने उसको एंड मोमेंट पर धोखा दे के मगरमच्छ के पास धकेल दिया और वो वहां से कैसे अपनी जान बचा के निकला, क्योंकि अभिमन्यु स्टार्टिंग से रानी को ही चाहता था और उसका एंड गोल वही था। रानी ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और अभिमन्यु को पकड़वाने का प्लान बनाती है कि नॉवल भेजती है डीजीआई को, जिसका नाम होता है मगरमच्छ का शिकंजा, और उस पर नोट लिखती है कि इसकी सिर्फ 3 कॉपीज अवेलेबल थी, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है, और जहां वो रह रही होती है अभिमन्यु के साथ वहां का एड्रेस लिख देती है। पुलिस ने ढूंढते ढूंढते वहां आती है और उसी टाइम पीरियड पे रानी ने अभिमन्यु को बुलाया होता है कि मैं इस झरने के पास में मिलूंगी। पुलिस और अभिमन्यु जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो रानी खाई में कूद रही होती है, ये बोल के कि अभिमन्यु तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं सिर्फ ऋषु की हूँ, तुम्हारे कभी नहीं हो सकती, मुझे सब सच पता चल चुका है, और वो कूद जाती है। अभिमन्यु बहुत रोता है और रानी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता और पुलिस उसे ले जाती है। फिर हम देखते हैं कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, रानी जब नीचे गिरती है खाई से तो वहां पे वो एक जुलूस में शामिल होती है, उसे बिल्कुल नहीं लगी होती, और वहां वो ऋषु से मिलती है और दोनों अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ हमें पुलिस स्टेशन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कैसे दिनेश पंडित की सारी नॉवेल्स
अभिमन्यु के पास होती हैं अवेलेबल, क्योंकि वो खुद दिनेश पंडित का बेटा होता है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे को आगे की स्टोरी लाइन क्लियर होती है कि शायद आगे अभिमन्यु पुलिस वालों की हेल्प करके रानी और ऋषु से रिवेंज लेगा। अगर मैं ओवरऑल अब इसकी रिव्यू की बात करूं तो कहानी बहुत अच्छी है, पल्प फिक्शन को बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, थ्रिलर बहुत अच्छा है, कहानी में पेस थोड़ी सी फास्ट हो सकती थी बट स्टिल जो वे प्रेजेंटेशन करी गई है स्क्रीन पे वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है मूवी की। थोड़ी कॉमेडी कंपेयर करी जाए फर्स्ट पार्ट से तो कम है, उसका रीजन है क्योंकि ये वाली जो हमें स्टोरी लाइन और मूवी देखने को मिल रही है वो मोर टुवर्ड्स थ्रिलर एंड सीरियसनेस है। पहली वाली स्टोरी में कॉमेडी के गैप्स स्टोरी लाइन में ज्यादा थे। ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, आप डेफिनेटली से वन टाइम देख सकते हैं। एंड पल्प फिक्शन का अगर आप कोई क्लासिक एग्जांपल आज के डेट में देखना चाहते हैं तो इट्स अ मस्ट वॉच। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।